मेरे लिए मीनल को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। 3-4 दिन हो गए थे, ठीक से कुछ खा नहीं रही थी, बस रो रही थी। अपने घर से दूर हॉस्टल में हम दोनों सहेलियां एक दूसरे की जिम्मेदारी थी और 1-2 दिन इसका बर्ताव ऐसा ही रहा तो मजबूरन मुझे इसके घर फ़ोन करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहती थी। हम दोनों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। मैं उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि छोड़, जो हुआ भूल जा, अपने आप पर नियंत्रण रख और रोना धोना बंद कर दे, लेकिन वह सुन नहीं रही थी। आखिरी बार कोशिश करने के उद्देश्य से मैंने उसको झकझोरते हुए कहा, देख, तुझे पहले से ही पता था वह कैसा लड़का है, फिर भी तूने उसके साथ दोस्ती की। वह किसी भी लड़की के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में नहीं रहता है, फिर तूने कैसे सोच लिया वह तेरे साथ सीरियस हो जाएगा। अब उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा, एक कटु अनुभव समझकर आगे बढ़। जीवन में पता नहीं और क्या देखने को मिलेगा। मीनल, तू समझ नहीं रही है, मैं उसे दिल से चाहने लगी थी। मेरे प्यार का इतना मान तो रखता, कम से कम ब्रेकअप से पहले आकर इतना तो बताता, क्यों मुझे अवॉइड कर रहा है। बस एकदम से मिलना बंद कर दिया। फ़ोन मिलाओ तो काट देता है और स्वयं मिलाता नहीं। पहले रोज़ मिलने आता था, व्यस्त होता था तो फ़ोन करता था, लेकिन 10-15 दिन से बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। और मीनल ने फिर सुबकना शुरू कर दिया। अनिकेत को पता नहीं एकदम से ऐसा क्या हो गया, मीनल से बिल्कुल संपर्क खत्म कर दिया, बिना किसी कारण के। 1 हफ्ते तक मीनल सोचती रही शायद व्यस्त है, लेकिन 4 दिन पहले उसने अनिकेत को किसी लड़की के साथ देखा। बस तब से उसने अपना ये हाल बना रखा था। अब अगर तूने अपने आप को नहीं संभाला तो मैं तेरे घर फ़ोन करने वाली हूँ। कल को तुझे कुछ हो गया तो मेरी आफत आ जाएगी। सोच ले, तैयार हो जा। हम दोनों बाहर चलते हैं, कुछ खाकर मॉल में घूम कर आएंगे, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं काकी को फ़ोन कर रही हूँ। मीनल आँख पोंछकर, ठीक है, चल मैं तैयार होकर आती हूँ। बेवकूफ़ ने सुबह से स्नान तक नहीं किया था। कपड़े लेकर वह बाथरूम में चली गई। मीनल अनिकेत से 4 महीने पहले ही मिली थी। वह MBA फाइनल का छात्र था। मैं और मीनल अंग्रेजी में स्नातक की आखिरी वर्ष के छात्र थे। दोनों बिल्कुल अलग विभाग के थे। अलग अलग इमारतों में कक्षा लगती थी, इसलिए हम कभी उससे मिले नहीं थे। इस बार यूनिवर्सिटी ने भव्य रूप में दिवाली मनाने का कार्यक्रम रखा। सब विभागों को मिलजुल कर यह आयोजन करना था। अनिकेत और उसके दोस्त दिवाली मेले का बंदोबस्त देख रहे थे और आखिरी वक्त पर मैंने दिए बेचने का स्टॉल लगाने का मन बनाया। बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी अनिकेत की, तब उसने एक छोटे से स्टॉल का इंतज़ाम किया किसी तरह, लेकिन उसे सजाने में बहुत मदद की। 3 दिन जब तक मेला रहा, वह हमारे पास किसी न किसी बहाने से आता रहा। उसका यह व्यवहार हम दोनों की समझ से बाहर था। वह कैंपस का सबसे मशहूर लड़का था, आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास से लबालब। वह और उसके दोस्त यश का नाम सुर्खियों में रहता था, कभी किसी प्रतियोगिता में अव्वल आने के लिए तो कभी किसी लड़की से फ्लर्ट या ब्रेकअप के लिए। हॉस्टल में रहने के कारण हमें यह सब सुनने को मिलता रहता था। चूँकि हॉस्टल कॉमन था, MBA की बहुत सी लड़कियां थीं। अनिकेत की उपस्थिति के कारण हमारी बिक्री अच्छी हुई, वरना हमें कौन पूछता। हमें तो कोई पलट कर भी देख ले तो हम पर एहसान करता था। हम दोनों ही एक ऐसे छोटे से गांव से आई थी जहां पढ़ाई लिखाई का विशेष महत्व नहीं था। लड़के गुंडागर्दी में रहते और लड़कियों को पढ़ाने में कोई विश्वास नहीं करता था। मेरे परिवार में भाई 10वीं 12वीं किसी तरह पढ़कर काम पर लग जाते। कई कपड़ा मिलें थीं, बस जो लड़का बड़ा होता वही काम करने लग जाता। मीनल के यहाँ खेत खलियान थे, गोदाम थे, बस सारा खानदान इसी काम में लगे रहते। पान चबाते, मुंह में थूक की तरह गालियाँ भरे सब जगह अपनी धौंस जमाते फिरते। मैं और मीनल अक्सर साथ रहते। उसके घर में बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और मैं अपने परिवार की इकलौती लड़की थी। हमें बाहर अकेले कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी।
12वीं में हम दोनों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए। आज तक किसी के नहीं आए थे। बस सब जगह वाह-वाह होने लगी और पिताजी पर दबाव पड़ने लगा। लड़की को और आगे पढ़ाया जाना चाहिए। यही हाल मीनल के घर का भी था। पिताजी का मन तो नहीं था, लेकिन कुछ भावना में बह गए और कुछ समाज के सम्भ्रांत लोगों का दबाव ऐसा पड़ा कि सबसे करीब शहर के कॉलेज में दोनों का दाखिला करवा दिया गया और रहने की व्यवस्था हॉस्टल में है। लेकिन एक तलवार दोनों के सिर पर लटकी रहती कि कुछ भी उल्टी सीधी बात सुन ली दोनों के बारे में तो तुरंत वापस आना पड़ेगा। 1 साल तक हम दोनों भीगी बिल्ली बनकर रहे। मेरा दिमाग में एक उधेड़-बुन सी रहती। अब तक औरतों का जीवन चूल्हे चौके तक सीमित मानकर चलती थी। कुछ फिल्मों में उनका दूसरा रूप देखकर सोचती ये सब काल्पनिक है या कुछ किस्मत वाली औरतें होंगी। लेकिन यहाँ हॉस्टल और कॉलेज में लड़कियाँ बिंदास कुछ भी पहनकर घूमती, बिना रोक-टोक ज़ोर से हंसती बोलती तो बड़ा आश्चर्य होता। मुझे उससे अधिक प्रभावित उनकी सोच ने किया। सबके अलग-अलग सपने और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। मेरे भी अरमान कुलाचे भरने लगा मुझे भी अपने जीवन को कुछ अलग शक्ल देनी चाहिए। मीनल और मेरे 12वीं में अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक आए तो हमें लगा आगे अंग्रेजी ही पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ आकर पता चला हमारी अंग्रेजी कितनी गई गुजरी थी। पता नहीं अंक कैसे आ गए। हमारा उच्चारण, शब्द ज्ञान और व्याकरण सब निम्न स्तर के थे। हम दोनों ने 1 साल जमकर इस भाषा पर मेहनत की, रात दिन एक कर दिए। अब हम दोनों के रहन-सहन, बोलचाल और विचारों में बहुत अंतर आ गया था। बहन जी से कूल बन गई थी, लेकिन लड़कों से बात करने में अभी भी फूंक सरकती थी। मीनल और मैं जब भी समय मिलता, शाम को हम अक्सर खाली होते बाहर निकल जाते। हम शहर का कोना-कोना देखना चाहते थे। ऐसे ही घूमते हुए हम दोनों हस्तशिल्प की एक दुकान पर पहुँचे। वहाँ बहुत ही कलात्मक, सुंदर और सादगी से भरी हाथ की बनी वस्तुएं रखी थीं। मैं स्वयं इस तरह की वस्तुएं बनाकर बहुत आनंदित महसूस करती थी। उस दुकान की मालकिन प्रभा देवी ने मुझे बताया कैसे वह इस दुकान के माध्यम से गरीब लड़कियों की मदद करती हैं। पहले उन्हें सामान देकर काम सिखाती हैं, बाद में जब लाभ होता है वह उन्हें पैसे देकर उनकी आर्थिक मदद भी करती हैं। वे बिल्कुल अकेली थीं, तो यह दुकान ही उनका जीवन थी। लेकिन वे इस बात से दुखी थीं कि कोई इन वस्तुओं को अधिक खरीदना पसंद नहीं करता। मेरी दिलचस्पी देखकर वे बोलीं, तुम जब चाहो यहाँ आकर सहायता कर सकती हो। रचनात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होकर अपने अंदर की प्रतिभा को विकसित कर सकती हो। मैं अब जब भी फुर्सत मिलती वहाँ चली जाती। दुकान पर खड़े होकर लोगों को सामान बेचना, बच्चों और महिलाओं के साथ बैठकर हाथों से कुछ कलात्मक बनाना मुझे बहुत संतुष्टि देता। इन्हीं वस्तुओं को बेचने के लिए मुझे और मीनल को इस दिवाली मेले में अनिकेत से भाग लेने के लिए बहुत अनुरोध करना पड़ा था, क्योंकि हमारे दिमाग में भाग लेने की बात बहुत देर से आई। यह कॉलेज में हमारा आखिरी साल था, इसलिए हम बहुत कुछ अनुभव कर लेना चाहती थी। फिर तो पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। दिवाली की छुट्टियों में हम दोनों अपने घर चली गईं। जब वापस आए तो मैं यथावत हस्तशिल्प की दुकान जाने लगी। शाम को और अनिकेत ने मीनल को कॉफ़ी के लिए आमंत्रित किया। मीनल बहुत खुश हुई और वे अक्सर मिलने लगे। संध्या साथ बिताने लगे। मैंने 1-2 बार मना किया। अनिकेत जैसे बदनाम लड़के से मेल जोल बढ़ाना सही नहीं है। मीनल कहाँ मानने वाली थी। फिर कई बार अनिकेत अपने दोस्त यश और मुझे भी साथ ले जाता लंच या डिनर, फिल्म या घुमाने के लिए। मुझे इन दोनों दोस्तों के व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा और हम जब भी कहीं जाते चारों बहुत मस्ती करके आते। उन दोनों ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं, बहुत ठाट-बाट से रहते थे। लगता था, क्या सुना भी था, बहुत पैसे वाले घर से हैं। यश की पता नहीं कोई स्थायी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं। हम जब भी साथ जाते वह किसी लड़की को साथ नहीं लाता था। इस बार नए साल की पार्टी अनिकेत ने अपने फ्लैट पर रखी थी। हम दोनों को भी आमंत्रण मिला था।
कुछ जुगाड़ करके वार्डन से इजाज़त ली और पहुंच गए नए साल का जश्न मनाने। छत पर डीजे लगाकर संगीत का इंतजाम था। बहुत सारे लड़के लड़कियां आमंत्रित थे। तारों से भरा आसमान, ठंडी ठंडी हवा और कर्णप्रिय संगीत, सब मस्त हो रहे थे। अनिकेत और मीनल एक दूसरे में इतना खोए हुए थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। अधिकतर जो कपल्स थे उनका यही हाल था। जो अकेले थे वे भी अपनी धुन में नाच रहे थे। बीच बीच में यश आता, कुछ देर मेरे साथ नाचता, फिर चला जाता। बहुत देर हो गई थी, मुझे प्यास लगी थी, कुछ खाने का मन भी कर रहा था। खाने पीने का इंतज़ाम फ्लैट में था, इसलिए मैं नीचे आ गई। यहाँ भी लड़के लड़कियाँ बिखरे पड़े थे। सोने का भी इंतज़ाम था, इसलिए गद्दे भी पड़े थे। मैंने प्लेट में मनपसंद चीज़ें डाली, एक कोक ली और बालकनी की ओर चल दी। बालकनी में यश हाथ में गिलास लिए अकेला खड़ा दूर शून्य में न जाने क्या देख रहा था। मुझे पहले भी कई बार लगा था कि जैसे यश सबके मध्य होते हुए भी नहीं होता था, न जाने कहाँ खोया हुआ होता था। जैसे ही मैं बालकनी में पहुंची, वह पलटा। एक पल को मुझे लगा उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन था, लेकिन तुरंत उसने मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़ लिया। यस, कुछ चाहिए क्या? मैं, नहीं, भूख लगी थी, प्लेट लगा ली। तुमने कुछ खाया या बस पीते रहने का इरादा है? यस, जब सब खाएंगे तब कुछ ले लूँगा। मैंने अपनी प्लेट आगे की तो उसने एक दो गस्सा खा लिया। तभी एक पतली लंबी सी लड़की आई और यश को खींचते हुए बोली, चलो ना यश, बेबी डांस करने चलते हैं। वह उसके साथ चुपचाप चला गया। उसके बाद मेरा वहाँ मन नहीं लगा। कितनी भी भीड़ जमा कर लो, मन का सूनापन कोई नहीं भर सकता। 12 बजे सबने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी और फिर मैं एक कोने में गद्दे पर जाकर लेट गई। एक दिन मैं हस्तशिल्प की दुकान पर अकेली बैठी थी, कुछ मग पर चित्रकारी कर रही थी और प्यारे से संदेश लिख रही थी। किसी के आने की आहट पर मैंने आंख उठाकर देखा तो यश खड़ा था। वह आश्चर्य से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, कुछ नहीं, तुम बताओ क्या चाहिए? यश, मेरी मॉम का जन्मदिन आने वाला है तो सोचा कोई तोहफा खरीद लेता हूँ। मैं, यहाँ यह सुगंधित मोमबत्ती आजकल बहुत पसंद की जा रही हैं, मन को बहुत शांति देती हैं। फिर तुम कुछ मग भी दे सकते हो, अपने आप कुछ लिखकर, उन्हें अपनेपन का एहसास होगा। यश ने बहुत सारी मोमबत्ती और कुछ मग लिए, जिन पर उसने अपने हाथों से कुछ ना कुछ लिखा। उसे बहुत आनंद आया, लेकिन 7:45 बज गए थे। 8 बजे के बाद हॉस्टल में घुसना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे जल्दी करने को कहा। उसने मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ा और अब अक्सर 7:30 बजे के करीब दुकान पर आ जाता, मुझे समय से हॉस्टल छोड़ देता। मुझे बहुत आराम हो गया था। इतनी ठंड में कभी रिक्शा मिलता था, कभी नहीं। ज़्यादा अंधेरा हो जाता था तो डर भी लगता था। इन दिनों मुझे उसकी आंखों में अपने लिए कुछ अलग भाव नज़र आने लगे थे, लेकिन हम आपस में बहुत कम बोलते थे। खामोशी ही हमारी भाषा थी। 14 फरवरी को कैंपस में उत्साह का ऐसा माहौल था कि सब पागल से हो रहे थे। मीनल को अनिकेत ने गुलदस्ता, चॉकलेट, टेडी बियर और ना जाने क्या क्या दिया। मुझे तो एक दो ने जैसे कुछ रहम करके कुछ फूल पकड़ा दिए, वो भी मैंने इधर उधर कर दिए। मुझे इस तरह की हरकतें बेवकूफ़ी लगती थी। मीनल इतनी खुश थी कि पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अगले दिन से अनिकेत ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। 8-10 दिन तो मीनल ने सोचा कुछ व्यस्त होगा। उसके फ्लैट में भी गई, लेकिन या तो ताला लगा होता या कोई अंदर होता तो कह देता अनिकेत नहीं है। फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। फिर एक दिन मीनल ने उसे मिस वैलेंटाइन के साथ देखा। बस उसी दिन से उसे रोने धोने का कार्यक्रम चल रहा था। आधे घंटे बाद वह तैयार होकर आई और हम हॉस्टल के बाहर निकल आए। सामने से यश आता दिखाई दिया, हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मीनल से बोला, वो अनिकेत का पेन ड्राइव दे दो। साफ दिख रहा था
मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता था। किसी अंधे कुएं में बैठना शायद उसके लिए बेहतर विकल्प होता। मीनल वापस चली गई अपने कमरे से अनिकेत का पेन ड्राइव लाने और मैंने यश को घूरना शुरू कर दिया। मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था, हिले जा रहा था, इधर उधर देख रहा था। आखिर नहीं रहा गया तो बोला, तू मुझे क्यों घूर रही है? मेरी क्या गलती है? मैंने अपने हाथ कमर पर रखकर लड़ने वाली मुद्रा बना ली और बोली, तू एक कायर का दोस्त है, बोल उस कुत्ते को आकर साफ साफ बताए क्या बात है। ऐसे छिपने की क्या आवश्यकता है? और मैं गुस्से से उसे ऐसे ही देखती रही। उसने कंधा झटक दिया जैसे कह रहा हो, घूर ले जितना घूरना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीनल पेन ड्राइव के साथ टेडी बियर और अनिकेत ने एक बड़ी महंगी ब्रांडेड घड़ी दी थी उसके जन्मदिन पर, वह भी वापस कर दी। मीनल, फूल मुरझा गए थे और चॉकलेट मैंने खा ली थी, नहीं तो वे भी लौटा देती। और हम दोनों अपने रास्ते चले गए। अगले दिन 7:45 बजे जब मैं हस्तशिल्प की दुकान से निकली तो यश बाहर गाड़ी में बैठा था। मैं उसे अनदेखा कर रिक्शे में बैठकर आगे बढ़ गई। वह गाड़ी धीरे धीरे चलाता मेरे पीछे हॉस्टल के गेट तक आया, फिर चला गया। ऐसा कई दिन तक चला। एक दिन मौसम बहुत ख़राब हो गया, आंधी आ रही थी, कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा था, स्ट्रीट लाइट बंद थी, घना अंधेरा था। मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हुई। तभी यश की गाड़ी मेरे एकदम पास आकर रुकी। उसने बैठे बैठे ही मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं चुपचाप बैठ गई। इस समय आकर दिखाना भारी पड़ सकता था। कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर यश बोला, वे दोनों बच्चे नहीं हैं, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। उनके कारण हमारी दोस्ती पर क्यों आँच आ रही है? मैं, शायद तुम ठीक कह रहे हो। इस बार प्रभा देवी ने होली के लिए ऑर्गेनिक रंग का गुलाल बनवाए। वे चाहती थीं कि इस बार किसी बड़े बाज़ार में इनकी बिक्री की जाए। कैंपस से थोड़ी दूर पर शहर का सबसे बड़ा बाज़ार था। वहाँ उन्होंने 3 दिन के लिए जगह किराए पर ली। पहले दिन तो मैं अधिक समय नहीं दे पाई, लेकिन अगले दिन मैं सुबह से ही पहुँच गई। बहुत चहलकदमी और भीड़ थी बाज़ार में। हमारा सामान भी खरीद रहे थे लोग। मुझे बहुत आनंद और संतुष्टि मिल रही थी। यह सब करके मुझे लगा मेरे दिमाग में एक खाका सा तैयार हो रहा था कि भविष्य में मैं अपना जीवन किस तरह बिताना चाहती हूँ। मैं आगे और पढ़ाई करके कोई नौकरी करूँगी, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए, और कोई समाज सेवी संगठन या रचनात्मक कार्यशाला का हिस्सा बनूँगी, मानसिक संतुष्टि के लिए। कहने को मार्च का महीना था, अभी से गर्मी लगने लगी थी। भीड़ भी बहुत थी, इसलिए दम घुट रहा था। मैं अब स्कर्ट और शॉर्ट्स में सहज महसूस करने लगी थी, इसलिए शॉर्ट्स पहन कर आई थी। जब गर्मी अधिक लगने लगी तो ऊपर पहनी हुई शर्ट उतार दी। उसके नीचे मैंने फोल्डर नेक का टॉप पहना हुआ था। 7 बजने वाले थे। मैंने सामान समेटना शुरू कर दिया। इतनी कमाई देख प्रभा दीदी खुशी से झूम उठेंगी। कुछ हासिल करने का एहसास मुझे भी प्रसन्नता और संतुष्टि दे रहा था। तभी सामने से माँ और चाचा को आते देखा तो खुशी दोगुनी हो गई कि उनसे अपनी सफलता शेयर करूँगी। लेकिन माँ का चेहरा मुझे देखते ही गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए गाड़ी के पास ले गईं और धकेल कर उसमें बिठा दिया। माँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है, आधे अधूरे कपड़े बीच बाजार में सामान बेच रही है, शर्म हया बेच खाई है, शरीर की नुमाइश कर रही है। तेरे पिताजी ने देख लिया होता तो 1 मिनट यहाँ नहीं रुकने देते तुझे। अब मैं, माँ मेरी बात तो सुनो, इन कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, सब लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। माँ, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं आगे क्या करूँगी, मेरे सपने क्या हैं। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तेरे पिताजी ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, छगन लाल जी के पोते गिरधारी से। मैं, नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। माँ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा। माँ, 2-4 महीने की पढ़ाई रह गई है, नहीं तो अभी कान खींचते हुए तुझे घर ले जाती। एक बात सुन ले,
जब वापस आएगी तो यहाँ की बेशर्मी यहीं छोड़ कर आना। अजनबियों से हंसी ठिठोली और ये नंगापन बाहर नहीं चलेगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी माँ मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। वह मुझे मेरा भविष्य बनाने में क्या सहयोग देंगी। मेरे गुस्से और दुख के कारण आंसू बहने लगा कि कितनी अकेली हूँ। माँ पिताजी नहीं समझना चाहते मेरे मन की बात तो दूसरा क्यों साथ देगा। मैं गाड़ी से उतरकर अंधाधुंध आगे बढ़ी जा रही थी। मुझे होश ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। सामने से ऑटो आते देखा तो उसमें बैठ गई। पता नहीं उसको कहाँ जाने का पता दिया। जब ऑटो वाले ने मुझे उतारा तब एहसास हुआ मैं एसके फ्लैट के बाहर खड़ी हूँ। मैं आंसुओं से भीगे चेहरे और हारे हुए इंसान की तरह अंदर चली गई। इंसान समाज से लड़ सकता है, अपने आसपास वालों से लड़ सकता है, लेकिन अपने घर वालों से कैसे लड़े। मैं जब यश के कमरे में पहुंची तो देखा वह बिस्तर के कोने पर सिर पकड़े बैठा था। उसकी आंखों ने मुझे अपना ही दुख गोते खाता दिखा, जैसे कितनी पीड़ा व वेदना में था वह। मुझे देखते ही उसने अपनी बाहें फैला दी और मैं उसके सीने से लग गई। हम दोनों एक दूसरे को कसकर ऐसे थामे रहे मानो किसी खाई में गिरने से अपने आप को बचा रहे थे। हम बिना बोले कितनी देर तक एक दूसरे को पकड़े बैठे। पता नहीं कब थोड़ी सी शराब पीकर एक दूसरे में समा गए। पता नहीं। अपने बारे में तो मुझे लगता है कि मेरी रूह बगावत की अंतिम चरण तक चली गई। जिन माँ बाप की अब तक हर बात हर इच्छा आज्ञा की तरह सिरोधार्य थी, उन्हें मेरे सपनों और प्रसन्नता की इतनी भी कदर नहीं कि एक बार मेरी बात सुन लें। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी गहरी सुरंग में हूँ और कोई मुझे पुकार रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। ना आंखें खुल रही थी, ना सुरंग से निकल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से जब आँख खोली तो देखा मीनल मुझे ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती प्रतीत हो रही थी। एकदम से समझ नहीं आया कहाँ हूँ मैं। यह तो यश का कमरा लग रहा था। सर इतनी ज़ोर से घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे। मैं सिर पकड़कर बैठ गई और मीनल बोलती जा रही थी। मीनल, कल काकी जब हॉस्टल आई तुझसे मिलने तो मैंने उन्हें बता दिया तू कहाँ मिलेगी। रात जब तू नहीं आई तो मैंने सोचा तू काकी के साथ किसी होटल में ठहर गई होगी। सुबह काकी का फ़ोन आया तो बहुत गुस्से में थी। कह रही थी तुझे अच्छे से समझा दूं कि अपने रंग ढंग ठीक कर ले। मैं समझ गई तू उनके साथ नहीं है। तब से दिमाग ख़राब हो गया। कहाँ ढूंढूं तुझे? तुझे क्या लगता है अगर तूने कभी बताया नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि तू यश से मिलती है। मैं सीधे यहीं आ गई। अब बता क्या हुआ था। मैंने उसे जब सारी बात बता दी तो वह आश्चर्य से बोली, यश कहाँ है? मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और चक्कर भी बंद नहीं हो रहे थे। मैंने लापरवाही से कहा, यहीं कहीं होगा। मीनल, नहीं, मैंने देखा है घर में कोई नहीं है। दरवाज़ा लॉक नहीं था, बस चौकीदार बैठा है बाहर। यश की गाड़ी भी नहीं है। लगता है अपने दोस्त की तरह इसे भी नज़रें चुराने और पीठ दिखाकर भागने की आदत है। मन बहुत खिन्न हो गया। ऐसे कैसे बिना बोले गायब हो गया। अब एक पल भी रुकना कठिन हो रहा था। जल्दी से मुंह धोया, पानी पिया और मीनल का सहारा लेकर हॉस्टल पहुंची। कल लंच के बाद से कुछ नहीं खाया था और रात को 1-2 गिलास शराब पी ली थी, जबकि इससे पहले कभी पी नहीं थी। इस समय उबकाई आ रही थी और बहुत बुरी हालत थी। उधर मीनल का बोलना बंद नहीं हो रहा था। मीनल, तू वहाँ क्यों गई थी? यहाँ हॉस्टल आती तो क्या मैं तेरी बातें सुनती या समझती नहीं? उस लंपट के पास चली गई। देखा क्या हँस हुआ। तू चुप कर, बस मेरी गलती है, मैं कमज़ोर पड़ गई थी। दूसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही। स्वयं मैंने सब कुछ भुलाने के लिए इस रास्ते को चुना था, इसलिए जो कुछ हुआ मेरी जिम्मेदारी है। मीनल, तू इस लिच्चड़ की साइड क्यों ले रही है? इतना प्यार करती है उससे और उसने एक मैसेज भी छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा। मैं उससे प्यार नहीं करती, बस दोस्त मानती थी। हमेशा पीछे खड़ा पाया तो सहारा ढूंढने चली गई।
गलती मेरी है, उसे पहचान नहीं सकी। मीनल मुझसे बहस करती रही और हमारी ज़िंदगी में पहली बार ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उसके बाद थक हार कर हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। मीनल ने मुझे गले लगाते हुए कहा, हर बात के लिए खुद को मत जिम्मेदार माना कर। जब दूसरों से तकलीफ़ मिले तो उन्हें दोषी मानकर गुबार निकाल दिया कर। चल तैयार हो जा, बाहर चलते हैं, कुछ खाएंगे और पार्टी करेंगे। आज मीनल से दोस्ती और पक्की हो गई थी। हमने मान लिया अनिकेत और यश का अध्याय हमारी ज़िंदगी में यहीं समाप्त हो गया। एक कड़वी यादें मानकर हमने निश्चय किया कि सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाएंगे। हमारी कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 15-20 दिन बाद हम दोनों कैंटीन में बैठे थे, तभी अनिकेत आता दिखाई दिया। मीनल ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन मैं नज़रें नहीं हटा सकी। वह बहुत कमज़ोर और दुखी लग रहा था। सच पूछो तो मुझे बीमार लग रहा था। मैं कुछ पूछती, मीनल ने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर ले गई। 2 दिन बाद ही हॉस्टल में कुछ लड़कियों से पता चला कि अनिकेत कक्षा में बेहोश होकर गिर गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मीनल ने सुना तो उसके आंसू बहने लगे। मेरी तरफ बेबसी से देखते हुए बोली, मुझे उसके पास जाना है। मैंने तो उसको दिल से चाहा, वह कद्र ना कर सका तो क्या हुआ। हम दोनों अस्पताल पहुँचे। वहाँ 4-5 लड़के लड़कियाँ झुंड बनाकर खड़े थे। यश एक बेंच पर परेशान सा बैठा था। हमने उस झुंड के पास जाकर स्थिति की जानकारी लेना ज़्यादा मुनासिब समझा। पता चला डॉक्टर जांच कर रहे हैं, कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए हैं। अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते बात क्या है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ ज़्यादा टेंशन और खाने पीने की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। 2 दिन अस्पताल में रहकर ग्लूकोज चढ़ाकर छुट्टी कर देंगे। इतना सुनते ही वह झुंड तो खिसक गया। बस हम तीनों बैठे रह गए। मैं और मीनल एक बेंच पर बैठे हुए थे और यह सामने पड़ी बेंच पर। अनिकेत से मिलने की अभी इजाज़त नहीं थी। थोड़ी देर बाद यश मेरे पास आकर खड़ा हो गया तो मीनल कुछ दूर पर पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। यश मेरे समीप बैठ गया। थोड़ी देर बाद बोला, कैसी हो। मेरे दिल में अब उसके प्रति आक्रोश नहीं बचा था, बस कुछ प्रश्न रह गए थे। इन दिनों ये बात समझ आ गई थी कि हृदय के किसी कोने में उसने स्थायी स्थान बना लिया था। इसलिए स्वर में तल्खी लाए बिना ही कहा, ठीक हूँ। यस, उस दिन बिना बताए एक ज़रूरी काम के कारण जाना पड़ा। समझाने का समय नहीं मिला। एक दिन पहले लौटा तो देखा अनिकेत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं तुमसे संपर्क नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दो। मैं, कोई बात नहीं, लेकिन अनिकेत को क्या हुआ, ये इतना स्ट्रेस क्यों फील कर रहा है कि डिप्रेशन में चला गया। यस, हम सब भटके हुए हैं, राहें ढूंढ रहे हैं, मंजिल निश्चित नहीं है, इसलिए गलतियां हो रही हैं। स्वयं भी दुखी हैं, औरों के दिल को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। अपनी परेशानी वह स्वयं बताएगा तो अच्छा है, मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरे मन से उसके प्रति जो बचा कुचा रोष था वह भी समाप्त हो गया। हम सब स्वयं को समझने में लगे हुए हैं, फिर एक दूसरे से इतनी अपेक्षाएं रखकर दूसरे का बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं। सभी असमंजस की स्थिति में हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन इतनी हताश हो गई थी जीवन से कि सहारा ढूंढने तुम्हारे पास चली आई। तुम किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं हो उस दिन जो हुआ उसके लिए, और ना ही आगे किसी बंधन में बंधे हो मुझसे। यश बहुत भावुक हो गया, उसकी आवाज़ भी भर आ गई। वह बोला, तुम नहीं जानती उस दिन तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया था। मैं निराशा के सागर में डूब रहा था। अचानक तुम्हारा साथ मिलने से मैं उबर गया और फिर जीने के लिए एक किरण मिल गई। मेरे डैड एक हिंसक पशु हैं, अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ घूमने का उन्हें शौक़ है। जब मेरी मॉम आपत्ति करती हैं तो इतना मारते हैं कि मॉम को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। मैं मॉम से हर बार कहता हूँ कि वे डैड को छोड़ दें, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, लेकिन वे नहीं मानती हैं, उल्टा मुझे कसम खिलाकर चुप करा देती हैं।
मैं थक गया था दहशत में जीते हुए। हर पल डर लगा रहता, मॉम कैसी हैं। मैंने घर के घुटन भरे माहौल से बचने के लिए यहाँ दूसरे शहर में दाखिला लिया, लेकिन मैं यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होता था। मैं ज़िंदगी ठीक से नहीं जी पा रहा था। जब से तुमसे मिला, तुम्हारी बहुत सी बातें मुझे आकर्षित करती थी। तुम्हारी लगन, जीवन को लेकर उत्साह। मैं भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता था, मगर यह हो नहीं पा रहा था। उस रात मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आया था। मॉम को अस्पताल लाया गया था। ऐसी स्थिति में वे बस मेरा नाम पुकारती हैं और मुझे याद करती हैं। मैं इतना थक गया था बार बार वही स्थिति का सामना करते हुए कि उस समय मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी चलाकर वहाँ जाऊँ और मॉम को उस हाल में देखूँ। मन कर रहा था डैड को गोली मार दूँ, या जिनके कारण हम दोनों की ज़िंदगी नर्क बनी हुई थी, या अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। उस दिन तुम्हारी धड़कनों के साथ अपनी धड़कनें सुनी तो तुम्हारे साथ जीवन जीने की इच्छा जागृत होने लगी। जैसे ही मॉम ठीक होने लगी, मैंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अगर उन्हें मुझसे संबंध रखने हैं तो डैड से अलग होना पड़ेगा। डैड की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने को राज़ी नहीं है, लेकिन अब अलग होने को तैयार है। तुम इतना सब इतनी कम उम्र में अकेले सहन करते रहे। एक बार तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर करते, और कुछ नहीं तो हाथ थाम कर तुम्हारा हौसला ही बढ़ाती, अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। यस, डर लगता था कि तुम पता नहीं क्या सोचने लगोगी मेरे बारे में। तुम्हारे साथ जो समय बिताता था उससे मेरे दिमाग को स्थिरता मिलती थी। लगता था कहीं मेरी परेशानियों के बोझ से घबराकर तुम मुझसे मिलना बिल्कुल बंद ना कर दो। जब अनिकेत और मीनल का ब्रेकअप हुआ तो लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं चाहती तो थी तुमसे नफ़रत करूं, ना मिलूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक ख़ास स्थान है। मैंने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। उसने हौले से अपने हाथ से मेरा चेहरा ऊपर करते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी नौकरी लग गई है। 2 महीने बाद परीक्षा समाप्त होने पर मैं कलकत्ता चला जाऊंगा। अपनी मॉम को भी साथ ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ हम दोनों शादी कर लें, फिर तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम चाहो तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। लेकिन उस दिन तुम न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देंगे, और तुम्हारी शादी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी कर देंगे। मुझसे शादी करके तुम्हें कोई बंदिश नहीं रहेगी। तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ लेना, जो चाहे आगे कर लेना। मैं अपनी मॉम की भी मदद करूँगा, जिससे वे आत्मसम्मान से जीवन व्यतीत कर सकें। हम तीनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे अपने व्यक्तित्व को निखारने में। मुझे लगा जैसे कोई सपना देख रही हूँ। आँखों में आंसू थे, रुंधे गले से बोला नहीं जा रहा था। मैं बस ज़ोर ज़ोर से हामी में सिर हिला पा रही थी। राह मिल गई थी, मंजिल भी मिल जाएगी। हम आपसी बातों में इतना मशगूल हो गए थे कि पता नहीं चला मीनल कब अंदर चली गई थी अनिकेत से मिलने। जब हम दोनों अंदर पहुँचे तो देखा मीनल अनिकेत के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। मैं घबरा गई, पता नहीं अब क्या हो गया। वैसे मीनल के लिए एक क्षण में रोना और दूसरे क्षण हंसना ऐसा है मानो कोई नल को इधर घुमाया हंसना शुरू, उधर घुमाया रोना शुरू। मुझे और यश को हैरान परेशान देखकर वह एकदम से बोली, नहीं नहीं, मैं खुशी के कारण रो रही हूँ। मैं खुशी के कारण? इतनी ज़ोर से कौन रोता है? बस थोड़े से आंसू टपकते हैं। मीनल, जितनी बड़ी खुशी उतने ज़ोर से रोना धोना। मैं, अब बताएगी ऐसी क्या खुशी मिल गई? मीनल, अनिकेत ने मुझे प्रपोज किया है। वह मुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अनिकेत मेरी ओर देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं सचमुच मीनल को चाहने लगा हूँ, और यह एहसास मुझे 14 फरवरी को हुआ। लेकिन मैं घबरा गया। मीनल से शादी का मतलब हर कदम पर विरोध और संघर्ष। उसके पिताजी अलग अलग जातियों के कारण नहीं मानेंगे, और मेरे डैड आर्थिक स्थिति के अंतर के कारण तैयार नहीं होंगे। वे मुझे जायदाद से भी बेदखल कर देंगे। मीनल से इतने दिन अलग रहकर समझ आया, यह संघर्ष और पैसा
कोई मायने नहीं रखता। मीनल में मेरी सांसें बसती हैं, उसके बिना मैं मृत समान हूँ। मुझे समझ आ गया कि मीनल को साथ होगा तो मैं कोई भी मुश्किल का सामना कर लूँगा। मीनल पलंग से उतरकर उछलने और नाचने लगी। वह जब बहुत खुश होती है तब ऐसा ही करती है। प्रसन्न तो मैं भी बहुत थी, लेकिन मैं मुस्कुराकर उसको देख रही थी। अभी अपनी खुशी तो मैंने उसे बताई नहीं, वरना वो और ज़ोर से पागलों की तरह उछलने लगती और सारा अस्पताल सिर पर उठा लेती। आज हम चारों बहुत खुश थे। आगे परेशानी और संघर्ष तो बहुत रहेंगे, लेकिन हम सफल अवश्य होंगे। हम चारों प्रीत की अद्भुत डोर से बंध गए थे।